नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर आप सभी के समक्ष आया हूं अपनी कुछ बातों को बताने के लिए। और उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही भयंकर समस्या न केवल भारत में आई हुई है बल्कि ये वैश्विक समस्या बन गई है और पूरी दुनिया में उस समस्या ने अपना कहर बरपा रखा है। और मैं उसी समस्या के मद्देनजर कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप, मैं कोरोना के बारे में बात कर रहा हूं। कोरोना की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और हमारे हिंदुस्तान में इस समय कोरोना की जो दूसरी लहर चल रही है उससे देश की स्थिति और भी भयावह होने लगी है। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डराने नहीं आया हूँ। अगर भयावह है तो निश्चित रूप से एक दिन ठीक भी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी समस्या जब आती है तो वो समस्या निश्चित रूप से ठीक भी हो जाती है। हर रात की सुबह होती है, हर समस्या का अंत होता है। और उसी बात को कहने के लिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरीके से बीमारियां आती हैं उसी तरीके से उनके इलाज आते हैं। तो कोरोना का भी कुछ ना कुछ इलाज तो है ही। दुनिया ने खोज लिया, हमारे काबिल वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके मेहनत करके उन्होंने इसके वैक्सीनेशन की सुविधा हम लोगों को उपलब्ध कराई, टीका खोज लिया। और यहाँ तक कि टीके इतने अच्छे खोजे गए कि उस टीके में ये भी बताया गया कि लगभग 95% सक्सेस रेट माना गया उनका, कि 95% तक की टीके की सफलता है। लेकिन समस्या ये है कि भारत जैसे देश में, जिसकी की आबादी 137 करोड़ है, उस देश में पूरे देश का टीकाकरण कैसे हो। लेकिन हमारा देश हर समस्या से मुक्ति पाता है और उसका समाधान ढूंढ लेता है। टीकाकरण हो रहा है और दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में टीके लग रहे हैं। कल तक, यानी कि अगर हम 8 अप्रैल का डाटा आपके साथ शेयर करें तो लगभग 9 करोड़ 10 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। महाराष्ट्र में 90 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं, बिहार में 40 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी 10 लाख से ऊपर लोगों को टीके लग चुके हैं। और एक एक दिन में हमारे हिंदुस्तान में लगभग 40 लाख 50 लाख लोगों को टीके लग रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही हम इस आंकड़े को करोड़ों में पहुंच जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब सफलता आती है तो उसकी आलोचना करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं टीके की कमी है, कुछ लोग कह रहे हैं हमें टीका मिल नहीं रहा है। खैर, ये तो राजनीति का विषय है, मैं उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, जो ये मैं बातें बता रहा हूँ वो बातें अब आपसे रिलेटेड है, आपसे संबंधित है। उन बातों को बताने के लिए ही मैं चाहता हूँ। मैंने एक प्रश्न उठाया, सोशल मीडिया पे उठाया, और मैंने इस प्रश्न के बारे में कहा कि क्या बुजुर्गों को और दिव्यांगों को उनका टीकाकरण उनके घर पर नहीं होना चाहिए। बीमारी जब इतनी विशाल है, जो छूने मात्र से हो जाती है, तो एक दिव्यांग व्यक्ति किस तरीके से अस्पतालों के चक्कर काटेगा और किस तरीके से अपना टीका लगवाएगा, कहाँ कहाँ नहीं छुएगा, कहाँ कहाँ कैसे पहुँचेगा। आज भी हमारे 90% से ऊपर अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य पीएचसी में हमारे दिव्यांगों की व्हीलचेयर का पहुंचना संभव नहीं है। ये कटु सत्य है, ये हकीकत है। हमें किसी न किसी को लेके जाना पड़ेगा, किसी को साथ लेना पड़ेगा, तब हम जाके अस्पताल पहुंचेंगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति तो फिर भी लाठी का सहारा लेके उसको कोई पकड़ के सीढ़ियां चढ़ा देगा। हमारी सीढ़ियों को तो चढ़ने के लिए रैंप चाहिए, व्हीलचेयर चाहिए, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अभी ताज़ा वाकया मैं बताना चाहता हूँ। अपने एक अस्पताल में मैं गया, मैंने अपनी गाड़ी को बाहर खड़ा किया, मैंने उनसे कहा मुझे व्हीलचेयर दे दीजिए, तो अस्पताल प्रशासन ने यह कह के मना कर दिया कि अंदर की व्हीलचेयर बाहर नहीं आएगी। अब मैं अंदर अगर गाड़ी लेकर जाता हूँ, फिर मैं व्हीलचेयर पर उतरता हूँ, तो फिर मेरी गाड़ी को बाहर खड़ा करने कौन आएगा। अब मेरी पत्नी तो गाड़ी चला नहीं पाती है। समस्या दोनों तरफ से हो रही थी। किसी तरीके से आरजू निवेदन बंधन उनसे किया, तब कहीं जाके एक गार्ड तैयार हुआ
कि हम आपकी गाड़ी तक अपनी व्हीलचेयर को लिए आते हैं। बाहर मैंने गाड़ी खड़ी की, वो व्हीलचेयर लेकर आया, फिर मैंने डरते हुए उस पर स्प्रे किया अपने सैनिटाइजर से, और तब मैं जाके कहीं उस पर बैठा। तब मुझे एक डॉक्टर को दिखाना था। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से भी संभव हो तो इसका टीकाकरण, दिव्यांगों का और बुजुर्गों का टीकाकरण घर पर होना चाहिए। मैंने यह प्रश्न जब फेसबुक, सोशल मीडिया पर उठाया तो मुझे भरपूर समर्थन मिला, लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया। परंतु एक जवाब आया, लोगों को लीक से हटकर करने की आदत होती है ना। एक लोग कहते हैं संभव नहीं। अरे संभव क्यों नहीं? पोलियो का टीकाकरण घर घर हो सकता है। पोलियो का टीकाकरण घर घर हो सकता है। घर पे चौक से लिखा जा सकता है कि इस घर में लग चुका है, इस घर में नहीं लगा है। तो क्या दिव्यांगों का, और हर घर में तो दिव्यांग होगा नहीं भाई। दिव्यांग भी चिन्हित हैं, पता है, आजकल तो रजिस्टर में है भाई। एक बार ये कहा जा सकता है कि बुजुर्गों को आइडेंटिफाई करना तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन दिव्यांग को आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो सारे पंजीकृत हैं, सारे विदित हैं, जानकारी में हैं। तो उनका टीकाकरण घर घर क्यों नहीं हो सकता? जिन व्यक्ति ने ये लिखा कि संभव नहीं, एक बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति है, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि क्यों नहीं हो सकता। जनसंख्या का मूल्यांकन घर घर जाके हो सकता है। वोट डालने के लिए घर घर जाके गाड़ी भेज के दिव्यांगों और बुजुर्गों को लेने जाया जा सकता है, चलो वोट डाल दो चल के। लेकिन टीकाकरण क्या घर घर नहीं हो सकता? और फिर एक दिव्यांग व्यक्ति, क्या पूरे मोहल्ले में हर घर में दिव्यांग होगा? अरे जब घूमोगे कम से कम 100 घर, तब एक दिव्यांग मिलेगा। और हम नहीं चाहते ईश्वर हर घर में दिव्यांग हो। क्यों दिव्यांग हो? दिव्यांग बहुत ही कम हो, लेकिन ये जो मानसिक दिवालियापन है लोगों का, जो मानसिकता लोगों ने पाल रखी है, इसमें कमी आनी चाहिए। और इस चीज में ये तो बंद है, हम उतनी देर से बोल रहे हैं। जब ये मानसिक दिवालियापन लोगों का दूर होगा, तभी हम अपनी मुहिम में कामयाब हो पाएंगे। हमें अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाना, हमें अपनी आवाज को आगे बढ़ाना है। और मैं इस बात को तहे से अपने रिकॉर्ड से हटाना चाहता हूँ, अपने मानसिकता से हटाना चाहता हूँ, अपने दिमाग से हटाना चाहता हूँ। ये संभव नहीं है। ये शब्द मुझे खराब लगा है और मैं इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ अपने समस्त दिव्यांग भाइयों से कि वो इस बात का पुरजोर विरोध करें। क्यों नहीं हो सकता है? दिव्यांगों का टीकाकरण उनके घर पर होना चाहिए और ये आवश्यक भी है। ये हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। लेकिन हाँ, किसी तरीके की समस्या ना आए किसी को। समस्या से मतलब सरकारी मशीनरी केवल दिव्यांगों के टीकाकरण के चलते और लोगों के जरूरतमंदों की किसी चीज में कोई उनके में परेशानी ना आए। जब वक्त मिले, जब समय मिले, दिव्यांगों का टीकाकरण उनके घर पर आए। तो मैं यही बात अपनी कहना चाहता था। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो मेरी बात का समर्थन करिएगा और इस मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे दुर्बल जो है, बिल्कुल मरा हुआ वायरस, वो इंजेक्ट करेंगे। ठीक है। अब अपने शरीर में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है। मतलब डब्ल्यूबीसी जो रहता है ना, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रेड मतलब अपन समझते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे ही कोई भी नई चीज अपने शरीर में आती है वो फट से एक्टिव हो जाता है। जैसे ऐसा समझ लीजिए, यहाँ पर पूरे पुलिस फोर्स है और जैसे कोई देखा बाहर से आदमी आ रहा है, अपन एक्टिव हो जाते हैं ना कि यार घेरा बना हुआ है, कौन आदमी बाहर से आ रहा है। ऐसे ही अपने शरीर में कुछ भी चीज नहीं जाती है तो फटाफट डब्ल्यूबीसी एक्टिव होकर अटैक करता है उस पर। अब जब उस वायरस पर अटैक होता है, दोनों लड़ते हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और उसी का रिजल्ट क्या होता है, फीवर आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं यदि फीवर आ रहा है बहुत अच्छी चीज है। इसलिए अपने यहाँ तो बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग हैं, जब भी अपन ले आते थे डॉक्टर बोलते थे ना ये टीका लगा लो, चिंता मत करिएगा, हो सकता है फीवर है। फीवर क्यों आ रहा है? पोलियो का अपन जो करते हैं, पोलियो की खुराक मतलब क्या, या जो भी अपन जो काली खांसी, वुपिंग कफ वगैरह जो भी टीका लगाते हैं, इसका मतलब उस बीमारी को वायरस इंजेक्ट इसलिए करते हैं, लेकिन सीधे वायरस नहीं, बिल्कुल दुर्बल, ताकि अपनी उसमें जो है डब्ल्यूबीसी उसको अटैक करे। और अटैक करने का मतलब ही जो धीरे धीरे बनता है वही कहलाती है एंटीबॉडीज।
पहली चीज हो गई। अब दूसरी चीज कि इसमें कुछ लोग ये कहेंगे उसको लग गया टीका फिर फीवर आ गया तो बेकार है। शुक्ला जी बताइए, अपन ने देखा कि ये बीमारी तो आपको पता है टीका खोजने में कई बार 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं। पोलियो की दवाई आने में पूरा पोलियो में 20 साल लगे हैं, तो 1 साल में आपने कर दिया। अब इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज अचानक डेवलप नहीं होती, तो 2 टीके का अपन क्यों कह रहे हैं। पहला टीका लगाया, आपको फीवर आया, इसका मतलब आपके इसमें कोरोना का वायरस गया, डब्ल्यूबीसी को पता चला, अटैक हुआ, लड़ाई हुई, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, फीवर आया, इसका मतलब डेवलप। 28 दिन तो ये लग जाएंगे। फिर उसके बाद होता है बूस्टर डोज, यानी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना। ओके, अपन ने फिर से दूसरा टीका लगाया। फिर इसके 28 दिन बाद जब आप टेस्ट कराओगे कि एंटीबॉडीज बनी कि नहीं, तब आपको पता चलेगा कितने परसेंट बना। अब ये वैक्सीन भी कितनी है, एक वैक्सीन है मतलब 70% तक कारगर है, 100 में से 70 लोगों में रोकेगा। हो सकता है वो अपन ना हो, इसलिए आगे हो सकता है ऐसा करें कि आप खुद कराएं या सरकार की तरफ से अपन टेस्ट करें एंटीबॉडीज नहीं बनी, हो सकता है फिर से लगे। अब उसके बाद में जो लोग कह रहे हैं, तो देखिए मान लीजिए मेरा 2nd डोज भी हो गया, आपका वायरस लोड बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आप में कोरोना इतना ज्यादा है कि आपके इनफैक्ट में आपके टच में जो भी आएगा उसको कोरोना हो जाएगा, है ना। मैं वैक्सीन लगा चुका हूं, तो मुझे क्या होगा, मान लीजिए कभी हुआ तो इतना माइल्ड होगा कि जो लंग्स इंफेक्शन जिसके कारण डेथ हो रही है वो नहीं होगा, हल्की से सर्दी जुकाम हुआ, फीवर भी नहीं आएगा, लेकिन लंग्स पे अटैक नहीं। तो मेनली शुक्ला जी यही तो हो रहा है, लंग्स में हो रहा है, वेंटिलेटर और आदमी 3-4 दिन में। तो यदि मैंने लगवाया भी तो क्या होगा, हल्की सर्दी खांसी होगा या एसिम्टोमेटिक होगा। एसिम्टोमेटिक मतलब सर्दी खांसी नहीं होगी, फीवर नहीं होगी, लेकिन यदि मैं टेस्ट कराऊंगा तो हो सकता है कोरोना आए। इतना बड़ा आपको, यानी आपकी जान जो बच रही है और उसके बाद यदि कोरोना हो रहा है तो अपने को ये निगेटिविटी लोगों की हटानी है। जैसे सर ने कहा ना कि हम जागे कुछ भी, जो सोए उसको भी जगाओ। और ये सबसे बड़ी चीज क्या है, जैसे शुक्ला जी आप देखिए हमारे कितनी बातचीत होती है, इनके सुझाव, उस समय इनका सहयोग था, देड़गे जी का, आपके वहां पर अपन गए, कितना लोगों ने सहयोग किया, जब जाके कंट्रोल हुआ। मजेदार चीज सुनिए, इंदौर कितना बड़ा है, सबसे पहले केस कहां से आए थे, ताटपट्टी वाकल